नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हाल ही में जो एजुटेरिया के द्वारा नई मैगजीन जो रिलीज़ की गई है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को दिया गया था, इसका डिस्कशन हम आपसे कर रहे थे। इसमें भी हम महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपसे डिस्कस कर रहे थे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं। आज उसी संदर्भ में हम 2022-23 में जो प्रमुख सैन्य अभ्यास किए गए हैं उनको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आप यहाँ पर इनको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से चीज़ों को अपने आप से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी के। प्रमुख सैन्य अभ्यास में आज हमारा जो पहला सैन्य अभ्यास है वो जायद तलवार जो है 2023 में, अभी हाल ही में अगस्त 2023 में इसको शुरू किया गया था। किसके बीच? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य शुरू किया गया था। यह नौसेना का एक अभ्यास है। इसका आयोजन स्थल कौन सा है? दुबई। ठीक है, आयोजन स्थल कौन सा है? दुबई। मालाबार अभ्यास का जो 27वां संस्करण है, अभी हाल ही में अगस्त 2023 में शुरू किया गया था। मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देशों ने भाग लिया था? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मालाबार अभ्यास 2023 में कौन कौन से देशों ने भाग लिया था? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये भी एक नौसेना अभ्यास है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आयोजित किया गया है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मालाबार भारत के तटीय क्षेत्र के संदर्भ में बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस बार इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है। ठीक है, जीमेक्स 2023 का आयोजन जुलाई 2023 में किया गया था। ये भारत और जापान के मध्य, ठीक है, ध्यान रखिए, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज जो है भारत और जापान के मध्य हुआ था। ये विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था। ये भी नौसेना का एक अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के मध्य, ये सारे जो अभ्यास हैं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं ऑलरेडी, और ये पूछे जाते भी हैं। ठीक है, रिपीट भी होते हैं इनसे, तो इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो है जुलाई 2023 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? मतलब किन किन देशों के मध्य? भारत और मंगोलिया के मध्य। नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित हुआ था। यह थल सेना का अभ्यास है। कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये मंगोलिया में आयोजित किया गया था। आपको इसमें दो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे जो अभ्यास है वो किन किन देशों के मध्य हुआ है और कहाँ पर आयोजित हुआ है। आपको ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप याद कर सकते हैं तो आप याद कर लें, बाकी उतनी ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023 जो है ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, यह थल सेना का, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मंगोलिया। इसमें जो सवाल पूछा जाएगा, एक्स कॉन्क्वेस्ट का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो ये मंगोलिया में किया गया है। यह एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। एक्वेरिन 2023 जो है ये कहाँ किसके बीच में? भारत और मालदीव के बीच में। ध्यान रखिएगा, भारत और मालदीव के बीच में अभी हाल ही में जून 2023 में इसका आयोजन किया गया है थल सेना के द्वारा। चौबटिया उत्तराखंड में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? चौबटिया उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। एकथा 2023 जो सैन्य अभ्यास है, इस जून 2023 में इसका भी आयोजन किया गया था। कहाँ पर? भारत और मालदीव के मध्य में किया गया था। तो ये भी मालदीव में किया गया था। ध्यान रखिएगा, मालदीव में। आपको ध्यान रखना है, एक्वेरिन 2023 और एकथा 2023 जो है दोनों भारत और मालदीव के मध्य किए गए थे सैन्य अभ्यास हैं। ठीक है, और एक्वेरिन जो है वो चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, जबकि एकथा जो है मालदीव में आयोजित किया गया था। ठीक है, AIME 2023 जो सैन्य अभ्यास है भारत और आसियान देशों के मध्य है। ठीक है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है, AIME जो लिखा है आसियान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, आपको यहाँ से निकाल लेना है याद करने के लिए। और ये एक प्रकार का नौसेना अभ्यास है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? सिंगापुर, दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, सिंगापुर, दक्षिणी चीन सागर में इसका आयोजन किया गया था। समुद्र शक्ति 2023 किसके मध्य आयोजित किया गया है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य। समुद्र शक्ति 2023 जो है भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया गया है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। ठीक है, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है अल जुबैल, सऊदी अरब में। अल जुबैल जो है सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया है। भारत और सऊदी अरब के मध्य इसका आयोजन किया गया है। आपको ध्यान रखना है, अल मोहम्मद अल हिंदी जो है भारत और सऊदी अरब के मध्य सैन्य अभ्यास है, नौसेना सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन जो है अल जुबैल सऊदी अरब में किया गया है। ठीक है,
कॉर्पेट 2023 का 35वां संस्करण जो अभी हाल ही में मई 2023 में शुरू हुआ है, किसके मध्य? भारत और थाईलैंड के मध्य। कॉर्पेट 2023 जो नौसेना का सैन्य अभ्यास है, भारत और थाईलैंड के मध्य अभी शुरू हुआ है। कहाँ पर? तो ये अंडमान सागर में शुरू हुआ है, ठीक है, अंडमान सागर में। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के मध्य, ठीक है, अप्रैल 2023 में वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया सैन्य अभ्यास है। कौन सा? कोप इंडिया, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये भारत में आयोजित किया गया है। अजय वॉरियर जो है, अजय वॉरियर 2023 भारत और ब्रिटेन के मध्य शुरू किया गया है, थल सेना सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। ये सवाल पूछा जा चुका है पिछली परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। स्लाइनेक्स 2023, स्लाइनेक्स 2023 जो है भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया गया है, नौसेना सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? कोलंबो में आयोजित किया गया है। आपको ध्यान रखना है, SL से क्या है? श्रीलंका है, I से N से इंडिया है, ठीक है। एक्सरसाइज श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज जो है भारत और श्रीलंका के मध्य नौसेना सैन्य अभ्यास है, कहाँ पर? कोलंबो में आयोजित किया गया है, ठीक है। दोस्तों इनको थोड़ा रिपीट करके पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम इतनी फैक्ट हैं कि हर लाइन एक फैक्ट की तरह उसको याद करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए कई बार रिपीट करके पढ़ना पड़ रहा है जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें बहुत सहज ढंग से याद हो जाएं, ठीक है। एफ इंडेक्स 2023 का जो दूसरा संस्करण है वो अभी मार्च 2023 में थल सेना के जो सैन्य अभ्यास है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है, भारत और अफ्रीका के मध्य। आपको ध्यान रखना है, एफ से क्या है? अफ्रीका, IN से इंडिया है, ठीक है, IND से इंडिया है। एक्सरसाइज अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज का जो दूसरा संस्करण है कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है, ठीक है। कोंकण 2023 जो है भारत और ब्रिटेन के मध्य इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। ये एक प्रकार का नौसेना सैन्य अभ्यास है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये अरब सागर में आयोजित किया गया है। कोंकण 2023 जो है ये अरब सागर में आयोजित किया गया है। आपको पता है कि भारत के पश्चिमी तट में एक हिस्सा जो है कोंकण तट का आता है, उसी के संदर्भ में आप इसको ध्यान रखिएगा, अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। कोबरा वॉरियर 2023 जो है ये एक प्रकार का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है वायुसेना का। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया है, ठीक है। ऑफ इंडेक्स 2023 का जो पहला संस्करण है कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये पुणे में आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑफ इंडेक्स का दूसरा संस्करण भी पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है और ऑफ इंडेक्स का पहला संस्करण भी जो है महाराष्ट्र पुणे में ही आयोजित किया गया है। ऑफ इंडेक्स जो है भारत और अफ्रीका महाद्वीप के जो 25 देश हैं इनके मध्य आयोजित किया गया है, थल सेना सैन्य अभ्यास है, ठीक है। चलिए अगला सैन्य अभ्यास देखते हैं। फ्रिंजेक्स मार्च 2023 में इसका आयोजन किया गया था भारत और फ्रांस के मध्य, ठीक है। एक थल सेना अभ्यास है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया है इसको। फ्रिंजेक्स आपको ध्यान रखना है, FR से क्या है? फ्रांस, IN से इंडिया और फिर उसके बाद ज्वाइंट एक्सरसाइज, फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है भारत और फ्रांस का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है थल सेना का, तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया गया है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 जो है भारत और सिंगापुर के मध्य इसका आयोजन किया गया है। ये थल सेना अभ्यास है, कहाँ पर आयोजन किया गया है? ये तो ये जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है, भारत और सिंगापुर के मध्य, ठीक है। सिन्यू मैत्री जो है भारत और जापान के मध्य का एक वायुसेना सैन्य अभ्यास है। जापान के कोमात्सु द्वीप पर इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? जापान के कोमात्सु द्वीप पर इसका आयोजन किया गया है सिन्यू मैत्री का, ठीक है। धर्म गार्जियन का जो आयोजन है फरवरी 2023 में भारत और जापान के मध्य थल सेना का सैन्य अभ्यास है और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये जापान में आयोजित हुआ है। आपको ध्यान रखना है, सिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन दोनों भारत और जापान के मध्य होने वाले एक्सरसाइज हैं, सैन्य एक्सरसाइज हैं और दोनों को इस बार जापान में आयोजित किया गया है, बस, ठीक है। दस्तलीग 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया है, एक प्रकार का थल सेना सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में, ठीक है। यह सवाल भी पूछा जा चुका है पिछली परीक्षा में। साइक्लोन 1 जो है, साइक्लोन 1 ध्यान रखिएगा, साइक्लोन 1 जो है भारत और मिस्र के मध्य है, भारत और मिस्र के मध्य थल सेना सैन्य अभ्यास है। ये राजस्थान में आयोजित किया गया है। साइक्लोन 1 जो है राजस्थान में आयोजित किया गया है, भारत और मिस्र के मध्य। वीर गार्जियन 2023 जो है भारत और जापान के मध्य,
ठीक है। वायुसेना का सैन्य अभ्यास है, ये भी जापान में आयोजित हुआ है, आपको यह ध्यान रखना है। सीन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन ये और वीर गार्जियन जो है ये जापान और भारत के मध्य सैनिक एक्सरसाइज हैं और ये तीनों इस बार जापान में आयोजित हुए हैं, इसको ध्यान रखना है। वरुण 2023 जो है जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के मध्य नौसेना का सैन्य अभ्यास है, ये पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया गया है इसको। काजिंद 2022 का छठा संस्करण जो है दिसंबर 2022 में भारत और कजाकिस्तान, काजिंद से कजाकिस्तान और इंडिया के मध्य ये थल सेना का जो सैन्य अभ्यास है इसको कहाँ पर आयोजित किया गया है, उमरोई मेघालय में, ठीक है। कहाँ पर, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। गरुड़ सेवन जो है भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया वायुसेना का सैन्य अभ्यास है, ये जोधपुर के राजस्थान में आयोजित किया गया है, ठीक है। जोधपुर राजस्थान में इसको आयोजन किया गया है। नसीम अल बहर 2022, नसीम अल बहर 2022 जो है भारत और ओमान के मध्य नौसेना का सैन्य अभ्यास है, कहाँ पर आयोजित किया गया है, ओमान तट पर, ठीक है। हरिमऊ शक्ति 2022 का जो सैन्य अभ्यास है एक प्रकार का थल सेना का सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो मलेशिया में, ध्यान रखिएगा, मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था भारत और मलेशिया के मध्य। हरिमऊ शक्ति 2022 जो है भारत और मलेशिया के मध्य थल सेना का सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है मलेशिया में किया गया है। आस्ट्रा हिंद 2022 जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, आपको ध्यान रखना है, आस्ट्रा हिंद जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य थल सेना का जो सैन्य अभ्यास है ये राजस्थान में आयोजित किया गया है, ठीक है। गरुड़ शक्ति 2022 जो है भारत और इंडोनेशिया के मध्य एक प्रकार का थल सेना का सैन्य अभ्यास है, ये इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है गरुड़ शक्ति 2022 का, ठीक है। अगला जो अभ्यास देख लेते हैं, सिम्बेक्स 2022 जो है भारत और सिंगापुर के मध्य, ठीक है। सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बाइलेटरल एक्सरसाइज जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ से निकाल लेना है आपको, SIMBEX से निकाल लेना है, S से सिंगापुर है, I से इंडिया है, M से मिलिट्री है, B से बाइलेटरल है एक्सरसाइज, आपको EX से निकाल लेना है। भारत और सिंगापुर के मध्य एक प्रकार का ये नौसेना का सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, विशाखापत्तनम में इसके पहले चरण की शुरुआत की गई थी और बंगाल की खाड़ी में इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी दोनों में इसको शुरू किया गया था, आप इसको ध्यान रखेंगे। टाइगर ट्रायम्फ का दूसरा संस्करण जो है भारत और अमेरिका के मध्य, टाइगर ट्रायम्फ का जो सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के मध्य है, तो आपको ध्यान रखना है भारत और अमेरिका के मध्य है। ये एक प्रकार का नौसेना का सैन्य अभ्यास है और इसको विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के मध्य नौसेना का सैन्य अभ्यास है और इसको विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है, इसको ध्यान रखना है आपको। दोस्तों यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण जो 2022-23 के जो सैन्य अभ्यास हैं उनको देख लिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपको निश्चित तौर पर 1 से 2 सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो विभिन्न पत्रिकाओं के द्वारा सूचियाँ जारी की जाती हैं उनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं उसको भी बिना किसी देरी के। इसमें जो विभिन्न डिक्शनरियों के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है, इससे पिछली बार 67वीं में भी और 68वीं में भी सवाल पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ग्लोबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, किसके द्वारा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा, ठीक है। मरियम वेबस्टर के द्वारा किसे चुना गया है, तो गैस लाइटिंग को मरियम वेबस्टर के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा होमर को, ध्यान रखिएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा होमर को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। और कॉलिन्स डिक्शनरी के द्वारा परमाक्राइसिस को, ध्यान रखिएगा, कॉलिन्स डिक्शनरी के द्वारा परमाक्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। ये जो सवाल है कॉलिन्स डिक्शनरी वाला, ये 68वीं BPSC में ये सवाल पूछा जा चुका है, वो 67वीं BPSC में सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली लिस्ट देखते हैं। हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 जो अभी हाल ही में जारी की गई है, इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है, तो बर्नार्ड अर्नाल्ड को मिला है, ठीक है, बर्नार्ड अर्नाल्ड को मिला है। और ये लुइस व्हिटन की जो मूल कंपनी है LVMH, इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और दूसरा स्थान किसको मिला है, एलन मस्क को मिला है, ये स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक हैं। 9वां स्थान जो मिला है भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिला है, ये भारतीय रिलायंस के जो है
कंपनी जो थी उसके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, 2023 के जो अरबपतियों की लिस्ट है उसमें भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत के 187 अरबपति इस लिस्ट में शामिल हैं। चलिए अगली लिस्ट देखते हैं। 2023 की जो फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची है उसमें किन कंपनियों को शामिल किया गया है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो फॉर्चून ग्लोबल 500 की जो सूची है उसमें टॉप 3 जो कंपनियां हैं उसमें प्रथम स्थान जो है वॉलमार्ट को मिला है। ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। द्वितीय स्थान किसको मिला है? सऊदी अरामाको को मिला है, ये सऊदी अरबिया की कंपनी है। तृतीय स्थान किसको मिला है? तो स्टेट ग्रिड को मिला है, चाइना की कंपनी है। ठीक है, और टॉप 3 जो भारतीय कंपनियाँ हैं उनमें रिलायंस इंडस्ट्री जो है पहले स्थान पर है, लेकिन इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री को 88वां स्थान दिया गया है। ठीक है, इंडियन ऑयल जो है इसको 94वां स्थान मिला है, LIC को 107वां स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा आप इसे। चलिए टाइम्स पत्रिका में शामिल जो सबसे प्रभावशाली जो भारतीय व्यक्ति हैं उनको देख लेते हैं। भारत की कुल 2 व्यक्तियों को इस पत्रिका में टॉप 100 में जगह दी गई है और वर्ष 2023 की सूची में कुछ जो 2 व्यक्ति शामिल किए गए हैं उनको देख लेते हैं। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान हैं और फिल्म निर्देशक जो हैं SS राजमौली हैं। इन दोनों लोगों को टाइम्स पत्रिका में टॉप 100 में जगह दी गई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी और टीवी एंकर पद्मा लक्ष्मी को भी इसमें शामिल किया गया है। वर्ष 2022 की सूची में कुल 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया था। उनमें कौन थी? करुणा नंदी थी, गौतम अडानी थे और खुर्रम परवेज थे। कौन? करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। ठीक है, चलिए अगली लिस्ट देखते हैं। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में जो शीर्ष 3 कंप्यूटर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, विश्व के 3 जो शीर्ष सुपर कंप्यूटर हैं उनमें फ्रंटियर जो है पहला स्थान इसको प्राप्त हुआ है, अमेरिका का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? फुगाकू, ये जापान का है, और तीसरा स्थान जो है लूमी को प्राप्त हुआ है, ये फिनलैंड का है, ध्यान रखिएगा। विश्व के 3 जो शीर्ष सुपर कंप्यूटर हैं उनमें सबसे तेज जो है फ्रंटियर है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा स्थान फुगाकू का है, ये जापान का है, और तीसरा स्थान लूमी का है जो फिनलैंड की है। ठीक है, और भारत के जो शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर हैं उनमेमें 75वां कौन सा है? एरावत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 75वां एरावत है। ये सीडैक के द्वारा पुणे में विकसित किया गया है और 131वां स्थान जो मिला है वो परम सिद्धि को मिला है। ठीक है, सीडैक पुणे के द्वारा विकसित किया गया है और 169वां स्थान जो मिला है वो प्रत्यूष को मिला है, वो IITM पुणे को मिला है, पुणे के द्वारा इसको विकसित किया गया, ध्यान रखिएगा। भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो एरावत है। ठीक है, एरावत है, ध्यान रखिएगा इसको, फिर परम सिद्धि है, फिर प्रत्यूष है। चलिए फोर्ब्स अरबपतियों की जो सूची 2023 की जारी हुई है इसको देख लेते हैं। इसमें जो है पहले स्थान पर कौन है? बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली, ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स अरबपतियों की जो सूची 2023 की जारी की गई है उसमें बर्नार्ड अर्नाल्ड को एंड फैमिली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रांस की लग्जरी गुड्स टाइकून एक कंपनी है इनकी। एलन मस्क को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये टेस्ला के संस्थापक हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 9th रैंक जो है मुकेश अंबानी को प्राप्त हुई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ये संस्थापक हैं। ठीक है, अध्यक्ष रह चुके हैं पहले। दुनिया में अरबपतियों के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया में अरबपतियों के मामले में भारत जो है अमेरिका और चाइना के बाद किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। चलिए फोर्ब्स की जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 की है इसके बारे में देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है जिसमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, उनमें 36वां स्थान किसको मिला है? निर्मला सीतारमण को। ठीक है, और रोशनी नादर मल्होत्रा को 53वां स्थान मिला है, माधवी पुरी बुच को 54वां स्थान मिला है, शोभा मंडल को 67वां स्थान मिला है, किरण मजूमदार शॉ को 72वां स्थान मिला है, फाल्गुनी नायर को 89वां स्थान मिला है। आपको इसमें इनका नंबर नहीं ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि वो 6 भारतीय महिलाएं कौन सी हैं जिनको अभी हाल ही में फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 में शामिल किया गया है। उनमें से एक है निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, माधवी पुरी बुच, शोभा मंडल, किरण मजूमदार शॉ, फाल्गुनी नायर। ठीक है, फाल्गुनी नायर। आपको निर्मला सीतारमण का स्थान ध्यान रखना है क्योंकि ये भारत की महत्वपूर्ण पद पर विद्यमान है, ये वित्त मंत्रालय की प्रमुख हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस सूची में पहले स्थान पर जो हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन जो हैं यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं।
QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? QS क्वाकरेली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? QS क्वाकरेली साइमंड के द्वारा जारी की जाती है। और 2023 में जो है प्रथम स्थान किसको मिला है? लंदन UK को मिला है। द्वितीय स्थान किसको मिला है? म्यूनिख और सियोल को मिला है। 103वां स्थान मुंबई को मिला। ध्यान रखिएगा, भारत में प्रथम स्थान है लेकिन मुंबई को 103वां स्थान इस रैंकिंग में मिला है। और 114वां स्थान जो है ये बेंगलुरु को मिला है। और 2024 में प्रथम स्थान किसको मिलेगा? तो लंदन को, ठीक है। द्वितीय स्थान टोक्यो को, 118वां स्थान मुंबई को और 132वां स्थान जो है दिल्ली को दिया गया है। वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान जो हैं इसकी जो सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? टाइम्स पत्रिका के द्वारा इस सूची को जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान किसको दिया गया है? तो टम्पा फ्लोरिडा, ये अमेरिका का क्षेत्र है। टम्पा फ्लोरिडा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये अमेरिका का क्षेत्र है। भारत के 2 स्थानों को इस सूची में शामिल किया गया है। पहला स्थान कौन सा? वो इसमें 31वां स्थान लद्दाख को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और मयूरभंज जो है ये उड़ीसा का क्षेत्र है और इसको 32वां स्थान दिया गया है, ठीक है। लद्दाख को और मयूरभंज को शामिल किया गया है इस सूची में। मयूरभंज जो है उड़ीसा का स्थल है, इसको इस सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, भारत की नई संसद के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, तो इससे सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया है। कब किया है? 28 मई 2023 को, ठीक है। और 10 दिसंबर 2020 को इस संसद भवन की जो है आधारशिला रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। आपको ध्यान रखना है, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, ठीक है। कौन सी योजना के तहत? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई दिल्ली में, ठीक है, नए संसद भवन के निर्माण किया गया है। आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आर्किटेक्ट विमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया है इसको, और नए संसद भवन का जो निर्माण है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा इसको किया गया है, ठीक। चलिए, नए संसद भवन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो है इसका आकार जो है त्रिकोणीय, ध्यान रखिएगा। नए संसद भवन का आकार किस प्रकार का है? तो त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के 3 जो मुख्य द्वार हैं उनको जल, थल और नभ को समर्पित किया गया है, ठीक है। नए संसद भवन के जो तीनों मुख्य द्वार हैं, जल, नभ और थल जो द्वार हैं, इनको नाम दिया गया है। जो जल द्वार है उसको ज्ञान द्वार कहा गया है, ठीक है। और जो नभ द्वार है उसको शक्ति द्वार कहा गया है। जो थल द्वार है उसको कर्म द्वार कहा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसे। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है किस धातु का बना है? तो ये कांस्य धातु का बना हुआ है और इसका वजन कितना है? तो 9500 किलोग्राम का है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है 6.5 मीटर की है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 334 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अब कुल मिलाकर कितनी सीटें हो गई हैं? तो 1272, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की है, ठीक है। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। सेंगोल जो है सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और इस तमिल संस्कृति की शान माना जाता है इसे। यह राजदंड 5 फीट लंबा और इसके शीर्ष पर नंदी बैल की जो है आकृति बनाई गई है जो न्याय का प्रतीक है, ठीक है। यह राजदंड कितना लंबा है? तो 5 फीट लंबा है ये। इसके शीर्ष पर नंदी बैल की जो है प्रतिमा बनाई गई है और जो न्याय का प्रतीक है, ठीक है। लोकसभा के आंतरिक हिस्सा जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं। तो लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ठीक है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि जो 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान है उनको देख लेते हैं। ग्रीस के द्वारा भी हाल ही में
नरेंद्र मोदी जी को कौन सा सम्मान दिया गया है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। किसके द्वारा? ग्रीस के द्वारा, ठीक है। और फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है फ्रांस के द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा, फ्रांस वाले में लीजन ऑफ ऑनर है और ग्रीस वाले में ऑर्डर ऑफ ऑनर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। मिस्र के द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल का जो पुरस्कार है अभी मिस्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। पपुआ न्यू गिनी के द्वारा जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। पलाऊ गणराज्य जो है एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, एबाकल अवार्ड ऑफ बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई 2023 में दिया गया है, ठीक है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के 15 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है, ठीक है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के 15 देशों के द्वारा राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कर लिया है। दोस्तों अब आपकी परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए अब सबसे पहले उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करना है जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं, जिनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इसी संदर्भ में हम 2022-23 के दौरान जो विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए थे इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों हो सकता है आपके मोबाइल पर ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से विजुअलाइज ना हो, लेकिन अगर इनको एक साथ नहीं रखा गया, जूम किया गया, तो चीज़ें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप यहाँ पर इनको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आप इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये PDF अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ जाकर इसको एक बार अपने आप से गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड, ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड जो है शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड को चलाया है, ठीक है। ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन कन्विक्शन जो है किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन कन्विक्शन जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गो हत्या आदि को कम करना तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसमें यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गो हत्या आदि को कम करना तथा इसमें शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करना है, ठीक है। ऑपरेशन करुणा जो है ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा को शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन करुणा को किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। म्यांमार में चक्रवात मोचा के आने से जो प्रभावित लोग थे उनकी मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा को शुरू किया है, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी जो है, ऑपरेशन कावेरी भी भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया है। INS सुमेधा के द्वारा 3862 व्यक्ति को भारत लाया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कावेरी को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सूडान में चल रहे जो गृह युद्ध है उसमें भारतीय जो नागरिक फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया था और इसमें INS सुमेधा जो जहाज़ था इससे 3862 व्यक्तियों को भारत लाया गया है, ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा जो है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखना, ठीक है। राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों को स्वच्छ बना के रखना है, ऑपरेशन मर्यादा का उद्देश्य है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना जो है भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास जो है के जो क्षेत्र हैं उनमें लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास के क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनकी मदद करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस, इसको NIA और ED के द्वारा शुरू किया गया है। कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने तथा टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी की गई है। चलिए अगला ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार
भारत सरकार द्वारा इसको चलाया गया है। ठीक है, तुर्की एवं सीरिया में आए जो भूकंप है उससे प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त को चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त किसके द्वारा चलाया गया है? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। तुर्की एवं सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें जो लोग प्रभावित हुए थे उनकी मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त को चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ जो है, ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो CBI और NCB के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ जो है एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया है। CBI और NCB के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ जो है बहुचरणीय ऑपरेशन को शुरू किया गया है। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, ऑपरेशन मेघ चक्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन मेघ चक्र जो है CBI के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ जो है कार्यवाही करना। बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ क्या है? कार्यवाही करना है। इसके लिए ऑपरेशन मेघ चक्र को चलाया गया है। ऑपरेशन नारकोस जो है, ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले जो पदार्थों की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन को चलाया गया था। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन मिशन अमानत जो है, ऑपरेशन मिशन अमानत जो है ये भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? रेल यात्रियों के जो सामान खो जाता है उसको ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत को शुरू किया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध ये भी रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा शुरू किया गया है। रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को टिकट उपलब्ध करवाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ऑपरेशन उपलब्ध का? रेलवे के टिकट जो हैं उनकी कालाबाजारी की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को टिकट उपलब्ध करवाना है। ऑपरेशन गंगा इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसे केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। ठीक है, ऑपरेशन गंगा को किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो वहाँ पर भारतीय नागरिक फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन को देख लेते हैं जो अभी जल्दी में शुरू किए गए थे लेकिन उनकी महत्वता काफ़ी अधिक है। इसके लिए उनके बारे में कुछ अन्य पॉइंट्सों को भी देख लेते हैं। जैसे कि ऑपरेशन दोस्त है। ऑपरेशन दोस्त जो है परीक्षा के उपयोगी पॉइंट्स इसमें क्या है? तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को कितनी तीव्रता का? 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है, भारत ने तुर्की एवं सीरिया में राहत एवं बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की टीमों को भेजा था। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को इस ऑपरेशन में लगाया गया था। भारत ने तुर्की एवं सीरिया में इस खोज एवं राहत अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया है। भारत ने तुर्की एवं सीरिया में इस खोज और राहत अभियान के लिए इसका नाम क्या दिया है? ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन गंगा जो है इसके लिए क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं परीक्षा के लिए? 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना है। ठीक है, भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों को के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। ठीक है, रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा है। अन्य बिंदु क्या है इसके? यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्या है? कीव। यूक्रेन के से सीमा साझा करने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और अजोव सागर हैं। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? व्लादिमीर जेलेंस्की। इनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। एक बार और देख लेते हैं जो यूक्रेन की से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और अजोव सागर हैं। और इसके अलावा जो रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम व्लादिमीर जेलेंस्की है। ये इनके महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। ठीक है,
चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि 2023 में जो प्रमुख स्थान है उनके जो परिवर्तित नाम हैं, क्या रखा गया है परिवर्तित करके। जैसे कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय। ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय। इतवारी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में जो स्थित है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। इसका नाम क्या था पहले, इतवारी रेलवे स्टेशन, अब रख दिया गया है सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। केरल का नाम बदल कर क्या सिफारिश की गई है, तो ये केरलम करने की सिफारिश की गई है केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, अहमदनगर जिला जो है इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, अहिल्याबाई होलकर नगर। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है। मोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, कुवेम्पू हवाई अड्डा। ठीक है, कुवेम्पू हवाई अड्डा है, ये अभी रखा नहीं गया है, प्रस्तावित है। औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर जो है औरंगाबाद का नाम बदल कर रख दिया गया है। उस्मानाबाद शहर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, धाराशिव। उस्मानाबाद शहर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, धाराशिव। ठीक है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन। यह अभी प्रस्तावित है, अभी रखा नहीं गया है। चर्च राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखने की बात की गई है, तो यहाँ बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो ये अमृत उद्यान कर दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो अमृत उद्यान। हैरिस पार्क जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, हैरिस पार्क जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसका नाम क्या रख दिया गया है, लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया रखने के पीछे का एक कारण यह है कि क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत सारे भारतीय लोग जो रहते हैं, इसके कारण उसको छोटा भारत या लिटिल इंडिया के नाम रख दिया गया है उसको। और पिछले 1 से 2 वर्षों में जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और उनकी जो थीम है, इनसे सवाल पूछे जाने का जो प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो आज हम उसको देखेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। इसकी थीम क्या थी 2023 की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, 2023 में इसकी थीम क्या थी, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 2023 में इसकी थीम क्या थी, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम क्या थी, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। ठीक है, इसका थीम क्या थी 2023 की, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सारे जो दिवस दिए गए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस हैं और ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, इसलिए आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा और इनकी जो है थीम को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2023 में, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। ग्रो फूड नॉट टोबैको, ग्रो फूड नॉट टोबैको इसकी थीम थी 2023 की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है।
ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और 2023 में इसकी जो थीम थी क्या थी, फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 21 मई को। ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग सुबह शाम दोपहर जब भी है चाय तो पीते ही होंगे, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। कब अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है, 21 मई को, इसलिए आप 21 मई को अगले साल चाय जरूर पीजिएगा, ठीक है। इसकी थीम क्या थी 2023 में, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर ओवर अ कप ऑफ टी, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर ओवर अ कप ऑफ टी, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। इसका थीम क्या थी 2023 की, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम 2023 में थी एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2023 में, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, ध्यान रखिएगा, इसकी थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। दोस्तों यहाँ पर हम एक ही दिवस को, उसकी थीम को कई बार रिपीट करके इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है, इसलिए आपको यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाए, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए हमारी कोशिश ऐसी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो अब देखते हैं पृथ्वी दिवस, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या थी 2023 में, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इसकी थीम थी 2023 में। इसको मत भूलिएगा क्योंकि आप सभी लोग, समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे जितनी चीज़ भी आप अपने आसपास देखते हैं वो सब पृथ्वी पर निवास करती है, पृथ्वी पर रहते हैं, आप भी पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पृथ्वी दिवस को जरूर याद रखिएगा। ये कब है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट इसकी 2023 की थीम थी। विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हेरिटेज चेंजेस, हेरिटेज चेंजेस इसकी 2023 में थीम थी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, ठीक है। और इसकी 2023 में थीम क्या थी, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल जो है इसकी 2023 में थीम थी। विश्व क्षय रोग दिवस जो है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। क्षय रोग किसे कहते हैं, इसे टीबी को ही क्षय रोग भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी 2023 में थीम क्या थी, यस वी कैन एंड द टीबी, यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसकी 2023 में थीम क्या थी, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, ठीक है, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ध्यान रखिएगा। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, और ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ठीक है, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी 2023 में वो थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक है, इसकी जो थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ 2023 की इसकी थीम थी, ठीक है। चलिए अगला दिवस देखते हैं दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेते हैं ना। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन इसकी थीम थी, ठीक है।
उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी 2023 की थीम क्या है? इसकी 2023 की जो थीम है वो एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी 2023 में थीम क्या थी? इसकी 2023 में जो थीम थी डिजिट ऑल, ध्यान रखिएगा, डिजिटल नहीं है, लिखा डिजिटल है बट इसका सेंस दूसरा है। डिजिट ये अलग शब्द है, ये ऑल अलग है, लेकिन इसको साथ में लिखा गया है। इसका थीम क्या है? डिजिट ऑल। इसको इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ध्यान रखिएगा, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 28 फरवरी को, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसको तो आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। आप में से बहुत सारे दोस्तों का 21 फरवरी को बर्थडे भी होगा। आपके बर्थडे के दिन जो भी दिवस महत्वपूर्ण हो उसको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, याद करके रखिएगा, है ना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए ध्यान रखते हैं। इसकी थीम क्या थी 2023 की? इसकी थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इसकी 2023 की थीम थी, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? रेडियो एंड स्पेस, रेडियो एंड पीस, सॉरी। विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो एंड पीस इसकी थीम थी, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस, कैंसर दिवस बहुत खतरनाक बीमारी है, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्लोज द केयर गैप, इसकी थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम 2023 की थी क्लोज द केयर गैप। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व आर्द्रभूमि कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इट्स द टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, इट्स द टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आप में से जितने भी अभ्यर्थी हैं अब 18 वर्ष की उम्र को पार कर चुके होंगे और तभी आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोग मतदान करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अब की बार आपके यहाँ जो भी वोटिंग हो आप उसमें वोट जरूर करें। और ध्यान रखिएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसकी थीम क्या थी 2023 की? तो विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम थी। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी है 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि है, ठीक है। इसीलिए इस दिन को ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस
कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी विद्यार्थी बहुत सारे हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं, ठीक है, लेकिन बोलते सभी लोग ज़्यादातर हिंदी हैं, तो ध्यान रखिएगा आप जिस भाषा को बोलते हैं उसका भी अपना एक दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है विश्व लेवल पर 10 जनवरी को, ठीक है। इसकी थीम क्या थी 2023 की? इसकी थीम थी हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उसकी मातृभाषा की महत्ता को भूले, ठीक है। हिंदी को जो है जनमत भाषा बनाना बगैर उसकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। एक बार और देख लेते हैं इसकी थीम को, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उसकी मातृभाषा की महत्ता को भूले, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ध्यान रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इसको क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी को ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। 2023 में इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी 2023 में डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ध्यान रखिएगा इसकी थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। याद हो गया होगा आपको? हाँ जी बिल्कुल याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 दिसंबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। वुमेन मूव माउंटेन इसकी 2023 की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2023 की? वुमेन मूव माउंटेन्स, ठीक है। विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी 2023 में थीम थी सॉइल वेयर फूड बिगिंस, सॉइल वेयर फूड बिगिंस, सॉइल वेयर फूड बिगिंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्यों थीम रखा गया है? क्योंकि भारत में जो है चीता विलुप्त हो चुका है, ठीक है। और भारत में अफ्रीका से चीता को ला के मध्य प्रदेश के कोनों और अन्य अभ्यारण्यों में छोड़ा जा रहा है, क्योंकि उनकी प्रजाति को बढ़ाया जा सके, क्योंकि वो जैव विविधता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कीस्टोन प्रजाति के रूप में जाने जाते हैं वो। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी 2023 की? इक्वलाइज, ठीक है, इक्वलाइज इसकी थीम थी। विश्व एड्स दिवस की 1 दिसंबर को मनाया जाता है ये। विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को मनाया गया था ये पिछली बार। तो इसकी थीम क्या थी? एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, ठीक है। विश्व शहर दिवस, विश्व शहर दिवस जो है कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल इसकी थीम थी 2022 की, ठीक है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि पिछले 24 अक्टूबर को 2022 में जब इसको मनाया गया था। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड, ध्यान रखिएगा विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या है 2022 की 16 अक्टूबर को जो मनाया जाता है? लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड। आपको लग रहा होगा बार बार करके बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, लेकिन क्या करें, आपको याद करवाना है कैसे भी करके। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये पिछले साल जब 2022 में मनाया गया था तो इसकी थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम ये थी आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। ये 2022 में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को,
ध्यान रखिएगा 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, 2022 में इसकी थीम क्या थी, आइए उसको भी देख लेते हैं। रीथिंकिंग टूरिज्म फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन। रीथिंकिंग टूरिज्म फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, रीथिंकिंग टूरिज्म फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण जो दिवस थे उनकी थीम थी उनको कवर कर लिया है। अब हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों आज हम 2022-23 के दौरान जो प्रमुख सूचकांक जारी किए गए हैं और उनमें भारत की स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इनसे 1-2 सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2023 जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स 2023 जो है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, प्रथम स्थान इसमें किसको दिया गया है, तो प्रथम स्थान इसमें अमेरिका को दिया गया है। वर्तमान में भारत को इसमें चौथा स्थान दिया गया है और अंतिम स्थान जो है पपुआ न्यू गिनी को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये पिछला सूचकांक में जो भारत का स्थान था ये बगल में दिया गया है। इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चीज़ें चल जाएंगी, क्योंकि अब आपके पास समय कम है और चीज़ें तैयार करने के लिए ज़्यादा हैं, तो बहुत सारी फैक्ट को आप याद नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को ही याद रखें। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है 2023 का, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान किसका है, तो ये अमेरिका का है। ठीक है, भारत का स्थान इसमें भी चौथा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसमें जो है अंतिम स्थान किसका है, तो भूटान का है। विश्व विनिवेश रिपोर्ट 2023 जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। जब अर्थव्यवस्था के संदर्भ में रिपोर्ट से सवाल पूछे जाते हैं स्टैटिक में, तो ये रिपोर्ट पूछी जाती है कि विश्व विनिवेश रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और इसमें पहला स्थान किसको मिला है, अमेरिका को मिला है। भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में जो है प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है, और इसमें जो चौथा स्थान है वो डेनमार्क को मिला है। ठीक है, इसमें भी भारत को 8वीं रैंक दी गई है, और इसमें जो अंतिम स्थान है वो ईरान को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, और उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखना है कि भारत का स्थान कौन सा है, फिर प्रथम स्थान पर कौन सा है, इसी क्रम में आप उनको याद रखिएगा। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जो है आईईपी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पर अफगानिस्तान को शामिल किया गया है, और जो है भारत की रैंक क्या है, 13वीं। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अमेरिका जो है इसमें पहले स्थान पर है, और भारत को इसमें 21वां स्थान दिया गया है। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें सिंगापुर जो है पहले स्थान पर है। भारत को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38वां स्थान मिला है। ठीक है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आईएमडी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसमें पहला स्थान किसको मिला है, डेनमार्क को मिला है, और भारत को 40वां स्थान मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन वीडियोस को आप 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में चीज़ें याद करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है स्विट्जरलैंड को पहला स्थान दिया गया है, और 40वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है, इसमें अंतिम स्थान पर गिनी को रखा गया है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जो है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, ये मर्सर के द्वारा जारी किया गया है, मर्सर के द्वारा। और इसमें जो है आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया है, 41वां स्थान भारत को दिया गया है, और इसमें थाईलैंड को जो है अंतिम स्थान पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है, अंतर्राष्ट्रीय
बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ठीक है। अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है और भारत को 42वां स्थान मिला है और इसमें अंतिम स्थान पर जो है वेनेजुएला है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी देर तक स्क्रीन पर देखते देखते थोड़ा सा आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है, इसकी वजह से स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ICAO के द्वारा, ठीक है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 जो है ICAO के द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान किसको मिला है? सिंगापुर को। भारत को 48वां स्थान मिला है, ठीक है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो चांडलर इंस्टीट्यूट। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर को जो है पहला स्थान दिया गया है और भारत को 57वां स्थान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला जो है इसमें अंतिम स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो 2023 का किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें पहला स्थान किसको दिया गया है? स्वीडन को दिया गया है। भारत को 67वां स्थान दिया गया है और इसमें यमन जो है अंतिम स्थान पर है, ठीक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया गया है। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें फिनलैंड जो है पहले स्थान पर है और भारत को 68वां स्थान प्रदान किया गया है और सीरिया जो है इसमें अंतिम स्थान पर है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो 2022 का है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, भारत को 77वां स्थान मिला है, ठीक है, और वेनेजुएला को जो है आखिरी स्थान मिला है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है 2022 का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। इसमें डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, भारत की रैंक जो है 85वीं है, ध्यान रखिएगा, और अंतिम स्थान पर कौन है? तो इसमें सोमालिया है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का किसके द्वारा जारी किया गया है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थिंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2022 का है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थिंगर हेल्थ के द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है। 18 देशों को प्रथम स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा, इसमें 18 देशों को प्रथम स्थान मिला है और भारत को 107वां स्थान मिला है और इसमें जो है बुरुंडी को आखिरी स्थान पर रखा गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 जो है किसके द्वारा? तो ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 जो है वह सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। इसमें फिनलैंड को जो है पहले स्थान पर रखा गया है, भारत को 112वें नंबर पर रखा गया है और दक्षिणी सूडान जो है इसमें अंतिम स्थान पर है। इसमें एक बड़ा परिवर्तन आपको ये देखने को मिलेगा कि 121वें स्थान पर था 2022 में, लेकिन 2023 में जो है 112वें स्थान पर आ गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किड्स राइट्स इंडेक्स 2022 जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। आइसलैंड को इसमें पहला स्थान दिया गया है, भारत को इसमें 115वां स्थान दिया गया है, ठीक है। चाड जो है इसमें अंतिम स्थान पर है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जो है हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल 2023 के द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है। इसमें सिंगापुर को जो है पहला स्थान दिया गया है, भारत को इसमें 131वां स्थान दिया गया है और 2022 में भी भारत 131वें नंबर पर ही था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान पर रखा गया है। मानव विकास सूचकांक जो है 2021-22 मानव विकास सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड को इसमें पहला स्थान मिला है और 132 रैंक मिली है किसको? भारत को। भारत को 132वीं रैंक मिली है और भारत का स्कोर इसमें क्या है? 0.633, ठीक है, 0.633 भारत का स्कोर है और 132वां स्थान मिला है। 2020 में भारत को 131वां स्थान मिला है, यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति और दयनीय हो गई है, ठीक है। और इसमें अंतिम स्थान जो है दक्षिणी सूडान को दिया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जो है इंस्टीट्यूट
फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यहाँ से आप शांति से इसको आप पीस से जोड़ सकते हैं याद करने के लिए। और इसमें जो है पहला स्थान आइसलैंड को दिया गया है, ठीक है। 126वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इसके पहले 2022 में जो है 135वें स्थान पर था। इसमें भारत ने अच्छी खासी छलांग लगाई है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और इसमें अफगानिस्तान को अंतिम स्थान पर रखा गया है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको भी जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है 2023 की, इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को इसमें भी 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2022 में इसकी रैंक कितनी थी? 136 थी, लेकिन इसमें काफ़ी सुधार होते हुए भारत ने 126वां स्थान हासिल किया है। इसमें भी अफगानिस्तान को अंतिम स्थान पर रखा गया है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 का है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो आइसलैंड को इसमें पहला स्थान दिया गया है, भारत को 127वां स्थान मिला है। इसके पहले 2022 में भारत की रैंक 135वीं थी, जिसमें सुधार हुआ है और अब 127वें स्थान पर है। इसमें भी अफगानिस्तान आपको अंतिम स्थान पर नजर आएगा, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है। इसमें नॉर्वे को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है और 161वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत की स्थिति और ख़राब हो गई है, पहले 150वें स्थान पर था, अब 161वें स्थान पर हो गया है, ठीक है। दोस्तों, वो रिपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती या तो भारत ने जिनमें बहुत अच्छा सुधार किया हो या तो फिर जिनमें बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति खराब हो गई हो अचानक से, तो उन रिपोर्ट्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है अंतिम स्थान किसको मिला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? उत्तर कोरिया को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रदर्शन सूचकांक 2022 जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पहले भारत को 168 स्थान प्राप्त था 2020 में। इसमें स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई, तो इसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, 180वां स्थान भारत को मिला है, ठीक है। और इसमें अंतिम स्थान पर भारत है, ये सबसे ज़्यादा अलग बात है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। इस सूचकांक में भारत को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। दोस्तों, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण जो सूचकांक हैं जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं उनमें पहला स्थान और भारत की रैंक क्या है, इन सारी चीज़ों को देख लिया है। अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। इसी संदर्भ में हम भारत सरकार के द्वारा जो प्रमुख रिपोर्ट 2022-23 में जारी की गई हैं उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि रिपोर्ट से अक्सर 1 से 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इसकी। भारत में जल स्रोतों की जो पहली गणना है, वाटर बॉडीज़ फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट जो है उसको देखेंगे। सबसे पहले अभी हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है, ठीक है। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, जिसमें से 97.1% जो जल स्रोत हैं वो कहाँ पर हैं? वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, और 2.9% जो जल स्रोत हैं वो शहरी क्षेत्रों में हैं। इनमें सब कहाँ कितने जल के स्रोत हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जल की जो मात्रा है जल स्रोतों में, उसमें तालाब में जल के जो स्रोत हैं वो सबसे अधिक हैं, यानी कि 59.5% का है। आपको ये वाला पॉइंट अगर ध्यान रखना है तो ध्यान रख लीजिए, बाकी ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। नहीं भी याद रखेंगे तो चीज़ें चल जाएंगी। टैंक में जल कितना है? तो 15.7% है, ठीक है। जलाशय में जल कितना है? तो 12.1 है। जल संरक्षण योजनाएं या चेक डैम में जल 9.3 है। झील में जल कितना है? 0.9, ठीक है। अन्य स्रोतों में जो जल है वो 2.5। आपको आगे के अगर ध्यान भी रखना है तो आगे के 2-3 ध्यान रखिएगा। स्रोत हैं उनमें जल की मात्रा के आधार पर उनको क्रम में बैठाने के लिए पूछ लिया जाए, लेकिन इतना डीप सवाल नहीं पूछेंगे किसी भी हाल में, ये मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जल स्रोतों का जो स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास कितना है? वो 55.2% और सार्वजनिक क्षेत्र के पास कितना है? 44.8%। जल स्रोतों का जो स्वामित्व है
वो निजी संस्थाओं के पास 55.2% और सार्वजनिक क्षेत्र के पास कितना है तो 44.8%। ठीक है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं तो ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये सबसे पहले पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर ओडिशा, फिर असम। ठीक है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर असम। ठीक है। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य कौन से स्थान पर है तो सिक्किम। ध्यान रखिएगा, जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य कौन सा है, सिक्किम। यहाँ पर यानी कि सिक्किम में जो है जल स्रोतों की संख्या सबसे कम है। ठीक है। कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित और 22% जल स्रोत प्राकृतिक हैं। कुल जो जल स्रोत हैं उनमें से 78% जो जल स्रोत हैं वो मानव निर्मित हैं और 22% जो जल स्रोत हैं वो प्राकृतिक हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक है, ये पॉइंट आपके लिए ध्यान रखना है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक है। जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। जल संरक्षण योजनाओं में जो है महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सूचकांक देख लेते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 को देख लेते हैं। ये जून 2023 में जारी किया गया था, अभी तक का लेटेस्ट सूचकांक है ये। फसाई के द्वारा 7 जून 2023 को राज्य खाद्य सूचकांक का 5वां संस्करण जारी किया गया है। ठीक है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया है और ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मानदंडों के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शनों के अनुरूप इनको रैंकिंग दी गई है। चलिए उनकी रैंकिंग को देख लेते हैं। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसका है तो केरल है। ठीक है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? गोवा का है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसका है तो वो जम्मू कश्मीर का है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और बड़े राज्यों में ही दूसरा स्थान किसका है? पंजाब का है। तीसरा स्थान किसका है तो तमिलनाडु का है। ठीक है। छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का है, दूसरा स्थान मणिपुर का है, तीसरा स्थान सिक्किम का है। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है, दूसरा स्थान दिल्ली का है और तीसरा स्थान चंडीगढ़ का है। आपको चलिए अगला सूचकांक देख लेते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है एक प्रगति समीक्षा 2023 के शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट जो है नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा भी हाल ही में 2023 में रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 19 से 21 की अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। कितने? तो 13.5 करोड़ लोग हैं जो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो है 15-16 में कितनी थी? 24.85 थी, जो घटकर 2019 से 21 के बीच में कितनी हो गई है? 14.96 हो गई है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गरीबों के अनुपात में तेजी से कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एवं मध्य प्रदेश का स्थान आता है, यानी कि सबसे अधिक गरीबों में कमी कहाँ पर आई है तो आई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में। वर्ष 2015-16 से 19 से 21 की अवधि में गरीबों की तीव्रता जो है 47% से घटकर 44% हो गई है। ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जो है ये जुलाई 2023 में जारी किया गया था। सूचकांक कौन सा है? निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 ये जुलाई 2023 में जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया है तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसका तीसरा संस्करण है। ठीक है। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं निर्यात तैयारी सूचकांक में? तो पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर कर्नाटक का है। पहला तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक का आता है। पहाड़ी राज्यों में पहाड़ी हिमालयी जो राज्य हैं उनमें शीर्ष स्थान किसका है? उनमें शीर्ष स्थान उत्तराखंड का है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं छोटे राज्यों में जो शीर्ष स्थान है वो गोवा का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको एक पॉइंट सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो बिहार का स्थान कौन सा है तो वो है 22वां। ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा है? वो 22वां है। चलिए अगला सूचकांक देखते हैं।
प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 ये जुलाई 2023 में जारी किया गया है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जो है जुलाई 2023 में जारी किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इस PGI 2.0 में 73 संकेतों में 1000 अंक शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के लिए PGI 2.0 ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। देखिएगा, कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है उच्चतम ग्रेड, इसको दक्ष बोला जाता है, 940 से अधिक अंकों को प्राप्त नहीं किया है। पंजाब एवं चंडीगढ़ जो है ग्रेड प्रवेष्टा 2 यानी कि 641 से 700 अंकों के बीच में रहे हैं। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जो है मई 2023 में जारी किया गया है। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट मई 2023 में जारी किया गया है। विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा? नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 को जारी किया गया है। 19 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। 19 जो बड़े राज्य हैं उनमें शीर्ष 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान किसके हैं? तो अंतिम 2 स्थान बिहार यानी कि 19वां है और उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का जो स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट है उसमें बिहार को सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है और उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान दिया गया है। छोटे राज्यों में प्रथम कौन है? तो ये है त्रिपुरा। छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर कौन है? तो ये मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान कौन है? तो लक्षद्वीप का है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान जो है वो दिल्ली को है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा जो स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें दिल्ली को, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में दिल्ली को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। लक्षद्वीप को पहला स्थान दिया गया है। छोटे राज्यों में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है। छोटे राज्यों में मणिपुर को अंतिम स्थान दिया गया है। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को बड़े राज्यों में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है तथा बिहार और उत्तर प्रदेश को 19वें और 18वें स्थान पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स को 1 बार 2 बार करके अलग अलग एंगल से कई बार रिपीट करके पढ़ाने का हमारा प्रयास ये है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है तो आप चीज़ों को यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आपको अब बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है चीज़ों को अलग से पढ़ने का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जो है अभी हाल ही में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 52% आबादी 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूज़र हैं। आपको ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो लगभग 52% आबादी है, यानी कि अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो 75.9 करोड़ जो लोग हैं भारत में इंटरनेट यूज़र हैं। गोवा में सर्वाधिक 70% इंटरनेट यूज़र हैं। ध्यान रखिएगा, गोवा में सर्वाधिक 70% इंटरनेट यूज़र हैं और बिहार में सबसे कम 32% इंटरनेट यूज़र हैं। चलिए अगला सूचकांक देख लेते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 अप्रैल 2023 में जारी किया गया था। ध्यान रखिएगा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जो है अप्रैल 2023 में जारी किया गया था। इसमें केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह, ठीक है, ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट जारी किया है। राज्यों को 2 समूहों फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। फ्रंट रनर की श्रेणी में 60 अंक से अधिक स्कोर करने वाले राज्यों में शामिल हैं, जबकि अचीवर की श्रेणी में 50 से 60 के बीच के स्कोर करने वाले राज्यों को शामिल किया गया है। ये 5 राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना फ्रंट रनर की श्रेणी में हैं। आपसे सवाल इसमें इस तरह से पूछा जाएगा, अभी हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है उसमें फ्रंट रनर की श्रेणी में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना जो है फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल हैं, जबकि 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब जो है अचीवर की श्रेणी में है। ठीक है, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब जो है अचीवर की श्रेणी में है। ठीक है, चलिए अगली रिपोर्ट देखते हैं।
स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 का 7वां संस्करण जो अभी हाल ही में जारी किया गया है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई है। रिपोर्ट में इंदौर लगातार 6वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सूरत, गुजरात एवं नवी मुंबई इस रैंकिंग में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है इन्होंने। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार इंदौर को लगातार 6वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और इसमें जो है गुजरात का सूरत शहर है और नवी मुंबई का जो शहर है उसको इस रैंकिंग में दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है। और ठीक है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले की श्रेणी में जो है पचगनी, ये क्षेत्र कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ये पूरे भारत में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है, केवल इंदौर जो है मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है 1 लाख से अधिक आबादी वाली जनसंख्या में। 100 से अधिक स्थानीय शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड किसको दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का जो अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो त्रिपुरा को दिया गया है। ठीक है, फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया है। फास्टेस्ट मूवर सिटी का जो अवार्ड है वो शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से ये वाले पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो आपको इन्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फास्टेस्ट मूवर सिटी का जो अवार्ड है शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। महाराष्ट्र के देवलाली छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। महाराष्ट्र का देवलाली छावनी बोर्ड जो है सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। ठीक है, वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में कुल 4355 शहरों ने भाग लिया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग में 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार शहरों की घोषणा की गई है। 7 स्टार के तहत एकमात्र शहर इंदौर को चुना गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी की 2.0 के तहत 7 स्टार के तहत एकमात्र शहर इंदौर को चुना गया है, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, तिरुपति को 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पिछली बार सवाल इस तरह से पूछा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी मिशन 2.0 के तहत 5 स्टार रेटिंग में कौन से शहर शामिल नहीं हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल सवाल हुआ था अभ्यर्थियों के लिए, तो ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 का है, उसमें बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ है, द्वितीय स्थान हरियाणा को, तृतीय स्थान तमिलनाडु को। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया है और इसके लिए इसको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 जो है ये अभी हाल ही में जारी किया गया है। 27 अप्रैल 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया है। ठीक है, ये उतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव, ठीक है, इनोवेटिव राज्य है। इसके बाद दादरा नगर हवेली, दमन दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु का स्थान आता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य है, यानी कि सबसे इनोवेटिव राज्य है। इसके बाद दादर नगर हवेली, दमन दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु का स्थान आता है। चलिए अगली रैंकिंग देखते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 अभी हाल ही में जारी की गई है। NIRF रैंकिंग 2023, ठीक है, कब जारी की गई है? जून 2023 में जारी की गई है।
केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत भारत उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 का जो है 8वां संस्करण जारी किया है। अभी हाल ही में NIRF का 8वां संस्करण जारी किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में क्या डाटा दिया गया उसको देख लेते हैं। समग्र यानी कि ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास जो है लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा है। विश्वविद्यालय की श्रेणी में जो है, विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है, समग्र रैंकिंग समग्र श्रेणी में किसको मिला है? तो IIT मद्रास को लगातार 5वीं बार। और विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को पहला स्थान हासिल हुआ है। लेकिन इंजीनियरिंग की श्रेणी में IIT मद्रास को ये रैंक हासिल हुई, पहला स्थान हासिल हुआ है। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद को पहला स्थान हासिल हुआ है। चिकित्सा श्रेणी में एम्स दिल्ली को पहला स्थान हासिल हुआ है। विधि और कानून की श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को पहला स्थान हासिल हुआ है। वास्तुकला श्रेणी में किसको? वास्तुकला श्रेणी में IIT रुड़की को, ठीक है, IIT रुड़की को वास्तुकला के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल हुआ है। इनोवेशन श्रेणी में IIT कानपुर को पहला स्थान हासिल हुआ है। इनोवेटिव श्रेणी में IIT कानपुर को पहला स्थान हासिल हुआ है, ध्यान रखिएगा। फार्मेसी श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को पहला स्थान हासिल हुआ है। फार्मेसी के क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को पहला स्थान हासिल हुआ है। कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली को पहला स्थान हासिल हुआ है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को पहला स्थान हासिल हुआ है, ध्यान रखिएगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को जो है पहला स्थान हासिल हुआ है। आइए अगला इंडेक्स देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अभी 2022 की जारी की गई है, IQ एयर के द्वारा इसको जारी किया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 को दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के हैं। उनकी सूची में क्या क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। सबसे प्रदूषित देशों की जो सूची है उसमें प्रथम स्थान किसका है? तो चाड जो है IQ एयर के द्वारा भी हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जो जारी की गई है उसमें सबसे प्रदूषित देश जो है चाड है। दूसरा स्थान किसका है? वो इराक का है। तीसरा पाकिस्तान का है। और ये भारत जो है इस सूची में 8वें स्थान पर है। शुरू के 3, पहला चाड है, दूसरा स्थान जो है इराक का है और तीसरा पाकिस्तान का है। लेकिन भारत का स्थान जो है वो 8वां है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 8वां है। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा है? लाहौर जो है पाकिस्तान का ये सबसे प्रदूषित शहर है, ठीक है। ऊपर देशों की रैंकिंग बताई गई थी, अब इसमें शहरों की रैंकिंग बताई गई है। दूसरा स्थान किसका है? खोटान या चीन का है। और तीसरा स्थान भिवाड़ी, ये राजस्थान का है। अपने राजस्थान के भिवाड़ी को विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरा स्थान दिया गया है। और इसमें जो है पहला स्थान किसको दिया गया है? तो लाहौर पाकिस्तान को। खोटान जो है इसको दूसरा स्थान मिला है, ये चाइना का शहर है, ठीक है। आइए अगला इंडेक्स देखते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जो अभी हाल ही में जारी हुआ है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा। किसके द्वारा? बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा इसको जारी किया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति जो है, बड़े राज्यों में हरियाणा का स्कोर सबसे अच्छा है, ठीक है। छोटे राज्यों में सिक्किम सबसे अच्छी स्थिति में है, ठीक है। इस सूची में बिहार का स्थान जो है 15वां है। आपको ध्यान रखना है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, इसमें बिहार को 15वां स्थान दिया गया है। और बड़े राज्यों में हरियाणा को पहला स्थान दिया गया है, छोटे राज्यों में सिक्किम को पहला स्थान दिया गया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट जारी किया गया था इसको देख लिया है। अब हम किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब दोस्तों अब आपकी परीक्षा में समय कम होने के कारण अब सबसे पहले आपको उन टॉपिक पर फोकस करना चाहिए जिनसे परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इसी संदर्भ में हाई यील्ड टॉपिक में हम वर्ष 2023 में जो विभिन्न उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया था इसका डिस्कशन हम आपसे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी के। अगस्त 2023 में अभी हाल ही में
गोवा बेबिंका और गोवा मानकुराद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य के हैं? तो गोवा के। ध्यान रखिएगा, गोवा बेबिंका और गोवा मानकुराद आम ये गोवा से संबंधित है, इनको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोनों में गोवा गोवा आगे लगा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सीधा सा मारना है, ये गोवा के हैं। ठीक है। जोधपुर बंधेज शिल्प जो है, जोधपुर बंधेज शिल्प, बीकानेर उस्ताकला शिल्प, बीकानेर कसीदाकारी शिल्प, उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट। आपको ध्यान रखना है, जोधपुर बंधेज शिल्प, बीकानेर उस्ताकला शिल्प, बीकानेर कसीदाकारी शिल्प और उदयपुर की कोस्तकारी मेटल क्राफ्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ से संबंधित हैं? ये राजस्थान से संबंधित हैं। ठीक है। कारी इसाद आम, कारी इसाद आम को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। ध्यान रखिएगा, कारी इसाद आम जो है ये कर्नाटक का है। अभी जून 2023 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है उनको देख लेते हैं। इसमें है अमरोहा ढोलक। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो जीआई टैग है प्राप्त है, अमरोहा ढोलक है, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प है, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प है, मैनपुरी तारकशी है। ठीक है, संभल हॉर्न क्राफ्ट है, संभल हॉर्न क्राफ्ट है, बागपत होम फर्निशिंग्स है, बागपत होम फर्निशिंग्स है, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट है। ठीक है, कालपी हैंडमेड पेपर है, कालपी हैंडमेड पेपर है, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट है। इन सबको जून 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कहाँ से हैं? ये सभी उत्तर प्रदेश के उत्पाद हैं। ठीक है। अब अगस्त 2023 में एक उत्पाद को दिया गया था, उसका नाम क्या है? जलेसर धातु शिल्प। जलेसर धातु शिल्प जो है को अगस्त 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य उत्पाद भी हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, आइए उनको भी देख लेते हैं। बनारसी पान, बनारसी पान जो उत्तर प्रदेश का काफ़ी फेमस है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश का है। रामनगर भंटा यानी कि बैंगन, इसको भी उत्तर प्रदेश का जो जीआई टैग प्रदान किया गया है। बनारसी लंगड़ा आम, इसको भी प्रदान किया गया है। हाथरस हींग, ठीक है, हाथरस हींग, बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट, आदम चीनी चावल, ठीक है, आदम चीनी चावल, बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट, मुजफ्फरनगर का गुड़, मुजफ्फरनगर का जो गुड़ है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अलीगढ़ का ताला, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रतापगढ़ का आंवला, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। बखीरा ब्रासवेयर, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। नगीना लकड़ी शिल्प, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये सारे उत्पाद जो हैं कहाँ से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो जीआई टैग अभी हाल ही में अप्रैल 2023 में मिला है उनमें एक है बनारसी पान, रामनगर भंटा, ठीक है, यानी कि भंटा किसको बोलते हैं? बैंगन को, बनारसी लंगड़ा आम, हाथरस हींग, बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट, आदम चीनी चावल, मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा का ब्रासवेयर, नगीना लकड़ी का जो शिल्प है, इसको उत्तर प्रदेश के सभी उत्पाद हैं जो जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए कुछ अन्य राज्यों के जो जीआई टैग प्राप्त हैं उनको भी देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य के जो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जिनको अभी हाल ही में जुलाई 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है उनमें एक है जडेरी तिरुमन नमकट्टी। जडेरी तिरुमन नमकट्टी जो है ये उत्पाद तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। चेदी बुट्टा साड़ी, चेदी बुट्टा साड़ी जो है ये भी तमिलनाडु की है। कन्याकुमारी मैटी केला, कन्याकुमारी जो है मैटी केला, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु के हैं। तीनों उत्पाद जो हैं कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। इनको जुलाई 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुछ अन्य उत्पाद हैं जिनको अप्रैल 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया था उनको देख लेते हैं। मनप्पराई मुरुक्कू, मनप्पराई मुरुक्कू जो है कहाँ का है? तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। कंबम पनीर थ्राचाई, कंबम पनीर थ्राचाई ये अंगूर की एक किस्म है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मार्तंडम शहद, ऊटी वर्की कुरकुरा नाश्ता, ऊटी वर्की को क्या कहा जाता है? कुरकुरा नाश्ता। अभी हाल ही में इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। मार्तंडम शहद को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ के उत्पाद हैं? ये तमिलनाडु के हैं। मनम दुरई मिट्टी के बर्तन, मनम दुरई मिट्टी के जो बर्तन हैं और सलेम साबूदाना, थुथुकोडी वेत्रिलई, थुथुकोडी वेत्रिलई, नेगामम सूती साड़ी, नेगामम सूती साड़ी, ठीक है।
माइलाडी पत्थर की नक्काशी, माइलाडी पत्थर की जो नक्काशी है इसको भी अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। माइलादुथुराई के थिक्कल रतन, माइलादुथुराई के थिक्कल रतन, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक प्रकार की शिल्प है, ठीक है। सोलावंदन वेत्रिलई, सोलावंदन वेत्रिलई जो है ये तमिलनाडु की, आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर लई वई ऐसे करके कुछ शब्द आते हैं, आपको तो अगर तुक्का मारना हो तो तमिलनाडु को मार लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे उत्पादों को दिया गया है जीआई टैग, ठीक है। ये सारे उत्पाद जो हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। मनमपराई मुरक्कू जो है, और कंबन पनीर थ्राचाई एक अंगूर की किस्म है। मारतंडम शहद, ऊटी वर्की कुरकुरा नाश्ता जो है इसको कहते हैं। मनम दुराई मिट्टी के बर्तन जो हैं। सलेम साबूदाना, थुथुकोड़ी वेत्रिलई, नेगामम सूती साड़ी, माइलाडी पत्थर की जो नक्काशी है, माइलादुथुराई के थिक्कल रतन शिल्प, सोलावंदन वेत्रिलई जो है ये तमिलनाडु के उत्पाद हैं जिनको अप्रैल 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। इनके नाम इतने अजीब है कि नाम लेने में ही लद्दाख की जो है लकड़ी की नक्काशी को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ से संबंधित है? लकड़ी की नक्काशी लद्दाख से, ठीक है। मरचा चावल ये बिहार से संबंधित है, इसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसको ध्यान रखना है आपको। और ये बिहार के किस ज़िले से संबंधित है? तो पश्चिमी चंपारण से, ठीक है। नागरी दुबराज चावल, इसको छत्तीसगढ़ का यह चावल है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ से संबंधित है नागरी दुबराज चावल? छत्तीसगढ़ से। चलिए मध्य प्रदेश से कुछ उत्पादों को देख लेते हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। रीवा सुंदरजा आम, रीवा सुंदरजा आम जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है रीवा जो एक वहाँ का ज़िला है, अगर आपको पता हो तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। रीवा सुंदरजा आम जो है मध्य प्रदेश का है जिसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। सरबती गेहूँ, मोरेना गजक, मोरेना भी वहाँ का एक ज़िला है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है आपको। गोंड पेंटिंग ये भी मध्य प्रदेश की है जिसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। उज्जैन का बाटिक प्रिंट, उज्जैन भी वहाँ का एक ज़िला है, उसके आधार पर इसको दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कई बार स्थानीय नाम क्षेत्र उनके आधार पर भी जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको सेंस लगाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ग्वालियर का हस्त निर्मित कालीन ये भी मध्य प्रदेश का है। जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट ये भी मध्य प्रदेश का है। हैंडलूम साड़ी इसको ध्यान रखना है, बाकी सब में तो आगे में ज़िले का नाम दिया हुआ है तो उससे आपको पहचानने में आसानी होगी, लेकिन हैंडलूम साड़ी जो है मध्य प्रदेश की है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। डिंडोरी का लौह शिल्प, डिंडोरी का लौह शिल्प जो है इसको भी अभी मध्य प्रदेश का है ये, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है अप्रैल 2023 में। एक बार फिर से देख लेते हैं इन सारे उत्पादों को मध्य प्रदेश के जो अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। रीवा सुंदरजा आम, सरबती गेहूँ, मोरेना गजक, गोंड पेंटिंग, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, ग्वालियर का हस्त निर्मित कालीन, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, हैंडलूम साड़ी और डिंडोरी का लौह शिल्प। दोस्तों इन सब चीज़ों को बार बार रिवीजन करके रिपीट करके इसलिए पढ़ाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। हो सकता है आपको बाद में दोबारा पढ़ने का मौका मिले या ना मिले, इसलिए हमारी कोशिश है कि वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाएँ, ठीक है, रट जाएँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के जो बसोहाली पेंटिंग है अभी हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी। जम्मू और कश्मीर की बसोहाली पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय भी ये सवाल भी पूछा जा चुका है परीक्षा में, तो हिमाचल प्रदेश की है ये, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यूरोपीय संघ स्तर का इसको प्रमाणन प्राप्त हो चुका है, ठीक है, यूरोपीय संघ स्तर का इसको प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। और कांगड़ा चाय को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है अप्रैल 2023 में, ये हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमने 2023 में जो महत्वपूर्ण जीआई टैग प्रदान किए गए थे उनको हमने देख लिया है। अब इसके साथ किसी हम नेक्स्ट टॉपिक पर महत्वपूर्ण टॉपिक को फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको समय रहते सारी चीज़ें सूचनाएं मिलती रहें, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।